जानबूझकर अगर ऐसे कपड़े पहनते हो जो आपके बॉडी को रिवील कर रहा हो, जो आपको लग रहा है कि ये एक्सपोज करने के लिए पहना गया है, तो वो उसको इंटेंशन बोलते हैं। वो आप जानबूझकर वो परोस रहे हैं जिससे कि फिर आपके लिए ही वो नुकसानदेह होगा। कभी कभी आप हीरोइंस को देखेंगे, वो बैठ तो जाती हैं, वो खुद ही ऑकवर्ड हो जाती हैं। मतलब जैसे दूसरे धर्म में शादी को उसमें बिलीव करती हैं, जैसे लाइक इंटर रिलीजन मैरिज या इंटर कास्ट मैरिज। लड़की को हर कुछ पता, लड़की के पास एक सिक्स सेंस होता है, हाँ, सूंघने का, सही बात है। लड़की को पता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ सेक्सुअल अटैचमेंट के लिए जुड़ा है या इमोशनली जुड़ा है। आप किसी के साथ, कोई लड़की अगर ये कहती है कि मैं 5 साल तक इस व्यक्ति के साथ रिलेशन में थी और अब इसने मेरा यौन शोषण किया और अब मेरे साथ शादी नहीं कर रहा है, तो तुम अपना शोषण होने क्यों दे रही थी? लव जिहाद कैसे हो सकता है भाई, या कोई भी जिहाद कैसे हो सकता है? लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि मेरे साथ लव जिहाद हो गया, मेरे साथ उसने मुझे फंसा लिया, मेरा यौन शोषण कर लिया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एक पॉइंट आता है जब वो लड़का या लड़की अपने पार्टनर को चीट करने लग। लड़कियों ने भी बहुत आतंक मचा रखा है। सही बात है, कुछ मामलों में लड़कियों ने भी बहुत आतंक मचा रखा है। बहुत ऐसे केसेस हैं जिसमें लड़के फर्जी फंसे हुए हैं। उसकी कमाई 10 रुपए की नहीं है, तुम उससे 10,000 रुपए महीने मांग रही हो, क्यों? सही बात है, क्यों अंडरस्टैंडिंग नहीं रह जाता। हाँ, आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। तो लड़कियां जो जैसे रिवीलिंग क्लोथ्स पहनती हैं, तो उनको लेकर आपका क्या थॉट्स है? उनको नहीं पहनना चाहिए वैसा कुछ? नहीं, मैं कपड़ों को कभी वल्गैरिटी का हिस्सा नहीं मानती हूँ। अगर अनटिल एंड अनलेस कपड़ा अगर शरीर को दिखाने के लिए नहीं पहना गया हो, कुछ कपड़ों की डिजाइन ऐसी होती है, कोई इशू नहीं है। बट आप जानबूझकर अगर ऐसे कपड़े पहनते हो जो आपके बॉडी को रिवील कर रहा हो, जो आपको लग रहा है कि ये एक्सपोज करने के लिए पहना गया है, तो वो उसको इंटेंशन बोलते हैं। वो आप जानबूझकर वो परोस रहे हैं जिससे कि फिर आपके लिए ही वो नुकसानदेह होगा। और ये कुछ समाज में लोग कहते हैं कि उसने कुछ बड़े बड़े महापुरुष लोग जो हैं कि कपड़ा ऐसा पहनी थी इसलिए रेप हो गया। ये मैं नहीं मानती हूँ। रेप कपड़ों से नहीं होता है, रेप दिमाग से होता है, और वो गंदा दिमाग जिस वक्त भी एक्टिव हो जाएगा वो करेगा। अगर कपड़े की ही बात है तो फिर छोटी बच्ची के साथ 1-2 साल की जो बच्ची रहती है उसके साथ क्यों रेप हो रहा है? तो कपड़ा, मुझे लगता है कि कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो स्टाइलिश भी हो, जो आज के लायक भी हो। मैं ये नहीं कहती कि लड़कियां सलवार कुर्ती और साड़ी में बैठ जाए, नहीं, लेकिन कपड़ा भी ऐसा पहनिए जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करे, जिसके सामने आप बैठे हो वो ऑकवर्ड फील ना कर रहा हो। कभी कभी आप हीरोइंस को देखेंगे, वो बैठ तो जाती हैं, वो खुद ही ऑकवर्ड हो जाती हैं, है ना, वो खुद ही कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं। तो ये मुझे लगता है कि कपड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ, ये मैं कपड़ों को कभी मैं वल्गैरिटी का हिस्सा नहीं मानती हूँ, मुझे नहीं लगता है। तो आप मतलब जैसे दूसरे धर्म में शादी को उसमें बिलीव करती हैं, जैसे लाइक इंटर रिलीजन मैरिज या इंटर कास्ट मैरिज? मैं शादी में बिलीव करती हूँ, मैं रिलीजन, कास्ट और इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती हूँ। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति इंसान है, अगर वो अच्छा है तो दुनिया के किसी भी रिलीजन का है वो अच्छा ही है, और अगर वो खराब है तो वो दुनिया के किसी भी, हो सकता है वो सेम कास्ट सेम रिलीजन में आप शादी कर लो और वो घटिया इंसान निकल जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शादी में कभी भी रिलीजन और कास्ट और इन चीजों को आज के समय में मुझे लगता है कि कंसिडर नहीं करना चाहिए। देखिए, एक माहौल बना हुआ है, अगर आप आज की माहौल में बात करें कि लव जिहाद, मैं एक बड़ा वर्ड, मैं हिंदू मुस्लिम मैरिज पे पहले बात करूंगी, ये लव जिहाद। एक बात बताइए, एक लड़का और एक लड़की जब रिलेशन में आते हैं ना, तो उसको पता होता है कि किस इंटेंशन से मेरे साथ है, आप समझ रही हैं? लड़की को हर कुछ पता, लड़की के पास एक सिक्स सेंस होता है, हाँ, सूंघने का, सही है ना। लड़की को पता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ सेक्सुअल अटैचमेंट के लिए जुड़ा है या इमोशनली जुड़ा है, ये किस कास्ट का है, किस कम्युनिटी का है, ये बच्चे को पता है। इवन ये भी पता रहता है कि उसके साथ मेरा फ्यूचर है या नहीं है, फैमिली प्रॉब्लम आएगी या नहीं। कोई भी तरह का जिहाद विहाद कुछ नहीं होता है। आप किसी के साथ, कोई लड़की अगर ये कहती है कि मैं 5 साल तक इस व्यक्ति के साथ रिलेशन में थी और अब इसने मेरा यौन शोषण किया और अब मेरे साथ शादी नहीं कर रहा है, तो तुम अपना शोषण होने क्यों दे रही थी?
क्यों? 5 साल, एक दिन में तुम उसका नियत भाप लोगी कि ये लड़का मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं, ये मैं यहाँ फंस जाऊंगी। तुमको उसी वक्त निकलना चाहिए ना। 5 साल बाद तुमको समझ में आ रहा है कि तुम्हारा यौन शोषण हुआ है। लव जिहाद कैसे हो सकता है भाई, या कोई भी जिहाद कैसे हो सकता है? देखिए क्या है ना, कुछ घटनाएं होती हैं, मैं मानती हूँ, मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि कभी कभी इंटेंशनली कुछ घटनाएं समाज में घटी हैं, लेकिन 90% घटनाएं जो है ना वो जानबूझकर सबके इंफॉर्मेशन में होता है। 2 लोग शादी कर रहे हैं भाई, भारत का संविधान है, संविधान कहता है 2 लोग शादी कर सकते हैं। मैं ये जरूर बोलूंगी कि शादी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कंट्रोवर्सी कम से कम हो, क्योंकि अगर कंट्रोवर्सी की शादी होती है ना तो उसका आने वाला समय बहुत टफ हो जाता है, और हर लड़की इतनी बोल्ड नहीं होती है कि उस टफ टाइम को, टफ सिचुएशन को हैंडल कर सके। तो माँ बाप को शामिल करिए, भाई बहन को शामिल करिए, जैसे भी करिए करी, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि मेरे साथ लव जिहाद हो गया, मेरे साथ उसने मुझे फंसा लिया, मेरा यौन शोषण कर लिया। लेकिन ये भी ऐसे भी तो केसेस आते हैं ना, जैसे कि अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एक पॉइंट आता है जब वो लड़का या लड़की अपने पार्टनर को चीट करने लगता है, उसके बाद में उसको पता चलता है कि अच्छा ये पर्सन मेरे को इतने समय से चीट कर रहा था, तो उसके बाद फिर वो नहीं, तो फिर तब तुम एग्रेशन करो, नहीं तब तुम फिर करो। तब मैं क्या कह रही हूँ ना कि लव जिहाद हो या कोई भी यौन शोषण हो, ये तब होता है जब 2 लोग रिलेशन में हैं, रिलेशन नहीं निभा पाए और आगे चल के आपको जैसे आप देखिए किसी भी हीरो हीरोइन को देखिए, लोग 3-3 शादियां कर रहे हैं, 4-4 शादियां कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो उसने चीट किया मेरे साथ, उसने ये किया। तो भाई चीट किया तो हटो ना, निकल जाओ उस रिलेशन से ना, उसको लेकर। अच्छा, सोशल मीडिया पर आकर जो ये तमाशा हम मचाते हैं, इससे क्या शादियां बच रही हैं या रिश्ते बच रहे हैं? कुछ नहीं बच रहा है। तो ये सब एक, देखिए आपको सब पता है, मैं एक लड़की हूँ, मुझे पता है कि मैं जिस व्यक्ति के साथ रिलेशन में हूँ ये मुझे कितनी दूर तक लेके जाएगा। अगर मेरी शादी हो गई है, शादी के 20 साल के बाद मुझे लग रहा है कि मैंने गलत रिश्ता चुन लिया, तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं निकल सकती हूँ शादी से, है ना। कभी कभी लड़कियां ये सोचती हैं यार 20 साल हो गए, अब कहाँ जाना है, और बच्चों को देखती हैं तो नहीं निकलती हैं शादियों से। लेकिन ये सब बोलना कि मेरे साथ धोखा किया 6 महीने में, तुम 6 महीने में भागी क्यों? तुम 6 महीने के रिश्ते में भागी क्यों? लोग को 6 साल बाद समझ में नहीं आ रहा है, तुम 6 महीने में भाग गई। तो ये चीजें गलत हैं। लव जिहाद हो, इंटरकास्ट शादी हो, यौन शोषण वाला मामला हो, लड़कियों को सब पता होता है। कभी कभी लड़कियां भी जानवर, और आज के केस में मैं एक चीज बताऊं, हम लड़कों को विक्टिम, हम मानते हैं लड़के खराब हैं, ये लड़कियों ने भी बहुत आतंक मचा रखा है। सही बात है, कुछ मामलों में लड़कियों ने भी बहुत आतंक मचा रखा है। बहुत ऐसे केसेस हैं जिसमें लड़के फर्जी फंसे हुए हैं। आप देखिएगा कि मैं एक न्यूज पढ़ रही थी, एक आदमी ने अपने बेटे को फोन किया, उसने फांसी लगा ली। मेरा एक सवाल है लड़कियों से कि माँ बाप ने तुमको भी पैदा किया, उसको भी पैदा किया, तुमको भी पढ़ाया, उसको भी पढ़ाया, तुमको भी उतनी ही आजादी दी, उसको भी दी है, तुमको भी कहा कि इंडिपेंडेंट बनो, उसको भी कहा कि इंडिपेंडेंट बनो। फिर जब शादी नहीं टिकी तो तुम उसको मेंटल टॉर्चर क्यों कर रही हो? तुम अपना देखो, तुम उसके ऊपर, उसकी कमाई 10 रुपए की नहीं है, तुम उससे 10,000 रुपए महीने मांग रही हो, क्यों भाई? बात है, क्यों? वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रह जाता। हाँ, अगर ठीक है तुम शादी का सामान वापस ले लो, हो सकता है तुमको गोल्ड मिला हो, वो सब ले लो, लेकिन तुम उसको प्रताड़ित नहीं कर सकती हो। फिर तुमको क्यों पढ़ाया? इसका मतलब है कि तुम ब्लैकमेलर हो। तुमने शादी इसीलिए की है कि तुमको ब्लैकमेल किया जा सके किसी और को। तो ये सब गलत बात है, और मुझे लगता है कि लड़कियों की परवरिश पर हमें और काम करने की जरूरत है। सिर्फ लड़कियों नहीं, लड़कों की भी। मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि ये जो लड़कियां जो ये तरह तरह का हथकंडा अपना रही हैं, अगर लड़का को फंसाना है तो कभी लव जिहाद, कभी यौन शोषण, हाँ कुछ भी, तो ये सब के लिए लड़कियों को पहले तो आत्मनिर्भर बनो, अपनी कमाई से अपना जीवन सोचो, 2 पैसे कमाओ, उसी में खुश रहो। और लड़कों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो खास करके माँ दे सकती है, मुझे लगता है कि बेटा किसी भी हाल में अगर तुम किसी लड़की को डिच कर रहे हो, किसी लड़की के साथ गलत कर रहे हो, तो याद रखना कि लड़कियों के आंसू जो होते हैं ना, वो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे। वो कहती कुछ नहीं है, औरतें कहती कुछ भी नहीं, लेकिन जब वो रोती है ना तो इतना दिल से रोती हैं, वो इतना फटता है अंदर से ना कि वो तुमको बद्दुआ दे ना दे, लगनी तो जरूर है तुम।
इसलिए किसी इनोसेंट लड़की को तकलीफ मत दो, ये माओ को सिखाना होगा जी। हमारे समाज में सास का एक अलग ही चेहरा है, हाँ। वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कहीं कहीं, लेकिन ठीक है, चीजें बदल भी रही हैं, तो इस तरीके से चलता है समाज। अच्छा अमृता जी, जैसे आप यहाँ, जब मुझे पता चला कि आपका पॉडकास्ट करना है तो मैंने आपके अकाउंट का स्टॉक किया था एज अ स्टॉकर, सॉरी फॉर दैट। नहीं चलिए, ये तो जरूरी मुझे है, सिर्फ आप ही नहीं करते होंगे, और भी लोग करते होंगे, लेकिन आपको और इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी थोड़ी इससे। तो मुझे पता चला कि आप पोएट्री में भी मतलब उसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं आप, तो मुझे चाहिए था ना कि आप अपने मतलब अपने आज यहाँ पे आप मौजूद हैं तो आप हमें थोड़ा सा एक दो पंक्ति सुना दीजिए। हाँ, पोइट्री से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं ना पढ़ने की बड़ी शौकीन हूँ, पढ़ना मेरी हॉबी में शामिल है, और मैं हिंदी साहित्य, उर्दू बहुत पसंद करती हूँ। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोल लेते हैं, या आपका इतना अच्छा तलफ्फुज कैसे है, तो ये सिर्फ पढ़ने से आता है। अच्छा। और इसमें क्या है ना कि अगर सीखने की इच्छा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं शायरी बहुत पढ़ती हूँ, तो अभी वसीम बरेलवी की एक शायरी है जो मैं अक्सर अपने लिए ही पढ़ा करती हूँ, तो मैं आपको सुना देती हूँ कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। वाह वाह वाह। तो ये वसीम बरेलवी साहब की है, और हर लड़की के ऊपर शायद ये फिट करता है, फिट बैठता है। तो इस तरीके की शायरी मैं पढ़ती हूँ अक्सर, और शौक है मेरा बस। अब चलिए थोड़ा आपके फाउंडेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे नव अस्तित्व फाउंडेशन जो है वो मतलब क्या है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, और मतलब जिसको आपने इतने मेहनत से खड़ा किया है उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं थोड़ा सोशल नेचर की शुरू से रही हूँ। तो 2012 में मुझे कुछ लोगों ने बताया कि भाई ऐसे काम नहीं चलता है, आप एक फाउंडेशन बनाओ और उसके अंडर आके काम करो। तो मैंने शुरू करा उसको, उस वक्त हमने एक रजिस्ट्रेशन कराया और वो शुरू हो गया फाउंडेशन। फाउंडेशन का मेरा मेन मोटिव था कि मैंने लड़कियों और महिलाओं को बड़ा प्रताड़ित होते देखा है समाज में, हर लेयर पे देखा है, तो मेरा मोटिव था मैं उनके लिए काम करूंगी। तो हमने शुरू किया, तो मैं, मेरी फ्रेंड है, हम दोनों ने मिलकर शुरू किया। तो बात ये हुई थी कि हम बेसिक लिटरेसी देंगे उनको, क्योंकि जो काम करने आती थी घरों में, मैं देखती थी अक्सर कि जब हम उन्हें पैसा काट के देते थे ना, तो वो काउंट नहीं कर पाती थी। तो जब हम पढ़ाने जाते थे तो हम लोग स्लम में जाते थे, वहां पढ़ाते थे। फिर वहां मैंने देखा कि महिलाएं बड़ा स्टिंग करती हैं, बड़ा उनका अजीब सा एक बॉडी स्मेल है, आखिर ये क्या है, ये मेरे दिमाग में एक से आया। तो फिर पता चला कि इनके हेल्थ के बहुत इश्यूज हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कि खास करके महिलाएं अपना अलग अलग बताती थी। तो हम लोगों ने एक रेगुलर हेल्थ क्लिनिक शुरू किया था, जिसमें हम हर वीक एक डॉक्टर बुलाते थे और वो जांच करते थे। तो जब हमने गायनिकोलॉजिस्ट को बुलाया तो उन्होंने हमें बताया कि देखो, इनकी जो 99% प्रॉब्लम है ना, ये इनके मेंस्ट्रुअल हाइजीन से जुड़ती है। तब हमें ये चीज क्लिक हुआ, और तब हमने शुरू किया कि नहीं, हम सिर्फ हेल्थ पे काम करेंगे। और वहीं से ये पूरी कहानी बदल गई, हम लोगों ने हेल्थ पे काम करना शुरू किया। तो ये फाउंडेशन का मेन मोटिव यही रहा कि हम बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बदलाव लाएंगे। यकीनन बिहार में महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है। अगर आप ग्रामीण स्तर पर जाकर देखेंगी तो जो लोकल पीएचसीज हैं, जो सदर अस्पताल हैं, उसमें इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, स्पेशली महिलाओं की बात करें तो। तब हमने मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन को मुद्दा बनाया, और तब से लेकर आज तक हम उस विषय पर काम कर रहे हैं। तो हम उस समय 2012 में महसूस कर रहे थे कि अवेयरनेस हमारी सोसाइटी का एक बहुत कमजोर पॉइंट है, किसी भी फील्ड में अवेयरनेस नहीं है। फिर हम लोगों ने थोड़ा अवेयरनेस पे काम किया, करते करते हमें लगा कि सैनिटरी पैड की उपलब्धता, उस समय एक लग्जरी आइटम हुआ करता था सैनिटरी पैड। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे उसकी उपलब्धता कराई, और 2012 से लेकर 14 तक हम लोगों ने फ्री में अवेयरनेस किया, पैड्स बांटे, सब कुछ किया। बट 2014 में हमें रियलाइज हुआ कि हमारा फ्री में जो काम हम कर रहे थे ना, उसका कोई यूज नहीं है।
पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं है फ्री की चीजों में, सिर्फ सामान ले रहे हैं। फिर हमने चीजों को बदला और हमने बिहार का पहला सैनिटरी नैपकिन बैंक बनाया जो 2017 में एस्टैब्लिश किया गया और उसका नाम हमने उस कैंपेन का रखा था स्वच्छ बेटियां स्वच्छ समाज जी। और तब से लेकर आज तक हर साल हमारा गोल है हम 1 लाख बच्चियों और महिलाओं तक पहुंचते हैं, उनको अवेयर करते हैं और उनको हम लोग सब्सिडाइज रेट पर सैनिटरी पैड उपलब्ध कराते हैं। उपलब्धता हमने 3-4 तरीकों से किया। एक तो हमने सैनिटरी पैड बैंक बनाकर मैनुअली उनको प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराए। दूसरा हमने सैनिटरी वेंडिंग मशीन जो कॉलेज में, स्कूल में, पब्लिक प्लेसेस में हम लोगों ने इंस्टॉल कराए ताकि उनको इमरजेंसी पीरियड्स का सिचुएशन, क्योंकि एक बार मैं रोड ट्रैवल कर रही थी तो मुझे पीरियड्स आ गया। ओके। अब क्या हुआ कि जब हम हाईवे पे ट्रैवल कर रहे थे तो मैं वॉच कर रही थी कि दूर दूर तक कहीं कुछ ऑप्शन ही नहीं है। हाँ। हम रुके कहाँ? हम पेट्रोल पंप पर रुक रहे हैं, वहां पे कुछ सुविधा नहीं है, उधर भी सुविधा नहीं रहती मेडिकल की दुकानें नहीं मिल रही है। तो मुझे बड़ा, उससे मेरा पूरा कपड़ा गंदा हो गया था। गाड़ी और अगर आप कार में होंगे तो कार का सीट भी हुआ। तो हमने सोचा यार ये तो बड़ा गड़बड़ है। फिर हम लोगों ने क्या किया कि हम भारत पेट्रोलियम से मिले एंड ऑल दैट। फिर हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कम से कम आप अपने पेट्रोल पंप्स पर ये लगाएं। तो कुछ जगह डीलर्स के थ्रू लगा, बहुत इफेक्टिव तो नहीं हुआ लेकिन हाँ फिर भी काम शुरू हुआ। फिर हमने इसी तरह से एयर ट्रैवलर्स को परेशान होते देखा। मुझे एक एयर ट्रैवलर ने ही बताया कि फ्लाइट में उसको पीरियड्स आ गया था, एयरपोर्ट पे भी नहीं मिला था, तो मुझे टाइम था तो मुझे चढ़ना पड़ा। तो फिर हमने एयरपोर्ट पे लगवाया, ऐसे ऐसे करके। तो उससे इमरजेंसी पीरियड्स को मैनेज करने में हमारा एक बड़ा योगदान रहा। तो वो रहा। फिर हम लोगों ने एक MHM किट बनाया। बिहार सरकार जो है वो बच्चियों को सैनिटरी पैड के लिए पैसा देती थी, ये हमें पता चला था। हाँ। तो हम लोगों ने, उस समय 150 रुपए होते थे। फिर हम लोगों ने उस पर काम किया, एक किट बना दिया जिसमें 12 पैकेट सैनिटरी पैड होता है, 2 पैंटी होती है। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वो आप लोग मतलब पैंटी देते हैं। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग पैंटी पर बता दूं कि जब हम गांव में वो पैंटी लेकर गए थे तो बच्चियों ने वो पैंटी फेंक दी थी। तो मैंने कहा क्यों यूज नहीं करना? तो उनकी माओ ने उनको बलून पैंट्स यूज कराया था। ओके। और वो जो ट्रायंगुलर था ना, वो पैंटी के शेप में जो था, तो उन्होंने कहा ये गंदी चीज है, ये हमें यूज नहीं करना। मतलब इतना अवेयरनेस भी नहीं है कि मतलब उन लोग को पैंटी और वो जो बबल वाला रहता है, बलून वाला, उसको और माओ ने फेंकवा दिया कि नहीं ये नहीं पहनेगी हमारी बच्ची। फिर हमने बताया कि अगर ये नहीं पहनेगी। क्या एज होगा बच्चों को? छोटी छोटी बच्ची, 7 साल, 8 साल, 9 साल, मतलब 10 साल की, बस आने वाला है पीरियड, 10 साल 12 साल की, वो नहीं पहनती थी। फिर हमने उनको समझाया, फिर हमने उनको पैड उस पर लगा के दिखाया कि देखो इसको ऐसे ही करोगे ना तो फिर दौड़ पाओगे, चल पाओगे, ऐसे ऐसे। फिर धीरे धीरे अवेयरनेस धीरे धीरे रंग लाया और फिर जाके स्कूलों में हम लोगों ने बिहार में पहली बार 2019 में पीरियड्स पर ओपनली माइक पर बात किया था, जो उसके पहले कभी नहीं हुआ था। और बच्चे वो शर्मा रहे थे कि यार ये क्या बोल रही हैं। जब हम PPT दिखाते थे बच्चे शर्म से ये हो जाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे अवेयरनेस फैली। हाँ। और आज मैं यही कह सकती हूँ कि बिहार में माहवारी स्वच्छता पर जो हम लोगों ने पहल की, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों को पैड मिलना चाहिए। सही बात है। हर स्कूल को पैसे दिए गए, बढ़िया टॉयलेट बनाने के लिए, सैनिटरी वेंडिंग मशीन सरकार ने लगवा दी सभी स्कूलों में। तो बदलाव तो बहुत हुए और यही हमारा मोटिव भी था। तो ये हम लोगों ने किया धीरे धीरे इस फील्ड में। और इसके अलावा भी हम लोगों ने बहुत काम किए। मैं और भी चीजों के बारे में बताऊंगी कि हमने एनीमिया पे काम करके देखा। बिहार में 63% विमेन एनीमिक है। तो वो बहुत डरावना फिगर है। फिर हमने वहां जाकर किया काम, उनको बताया कि तुम क्या खाओगे। आपको बताएं कि छोटी छोटी सी चीजें जो लोगों को पता नहीं थी, मोरिंगा, सहजन बहुत बड़ा एक ये है, सामान है जो हमारे यहाँ मिलता है, उसका हर चीज यूज हो सकता है। बट जब हम गए लोगों को बताने तो उन्हें पता ही नहीं था कि सहजन के पत्ते को खाया भी जा सकता है, सहजन की फली खाने से खून बनता है, उन्हें नहीं पता। हमने उनको गुड़ और चना की वैल्यू बताई। फिर धीरे धीरे चीजों को हमने उस तरीके से किया और आज मैं इतना जरूर प्राउड फील करती हूँ कि हमने जो माहवारी स्वच्छता में काम किया उसका असर अब हर जगह दिखता है। और सरकार के साथ भी काम किया, सरकार के बगैर भी काम किया,
तो बहुत सारा काम हुआ। तो मतलब एज कम्पेयर टू 2012 जब आपने काम स्टार्ट किया और अभी 2026 की बात की जाए तो बहुत अवेयरनेस हो चुका है लोगों में, बहुत बदलाव आ गया। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगी कि अवेयरनेस कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि हर बार नई पीढ़ी खड़ी होती है, नए लोग खड़े होते हैं। तो सरकार से भी मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करती रही हूँ और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी ये मैं जरूर बताऊंगी कि अवेयरनेस चलते रहना चाहिए। रिसोर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो आप करा सकते हैं। मान लीजिए किसी चीज को आपने अवेलेबल करा दिया तो वो तो उसको सामान मिला ना, पैड मिल गया या जो भी, बट अवेयरनेस कहाँ से आएगा? विदाउट अवेयरनेस किसी भी चीज की अवेलेबिलिटी कराने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हमारा जो फाउंडेशन है वो AAA फॉर्मूला पे काम करता है। फर्स्ट इज अवेयरनेस, second is availability and third is affordability and sorry 4A फॉर्मूला और लास्ट इज आयुष मतलब हेल्थ। तो हम लोगों ने चारों को जोड़ा है कि फर्स्ट अवेयरनेस कराओ, किसी भी चीज की अवेयरनेस कराओ, फिर उसको अवेलेबल कराओ वो चीज जिसकी अवेयरनेस कराई है, फिर वो चीज उसके लिए अफोर्डेबल है कि नहीं वो बताओ उसको, और मतलब क्या उस चीज उसके लिए अफोर्डेबल है, अफोर्ड कर पा रहा है नहीं, और लोकल स्तर पर जो चीजें अवेलेबल है ना उसको उसके लिए अफोर्डेबल बना दो। और साथ में आयुष यानी हेल्थ इंफॉर्मेशन उसको कनेक्ट कर दीजिए, लोकल PSC से कनेक्ट कर दीजिए, किसी डॉक्टर से कनेक्ट कर दीजिए। कुछ ऐसे हमने एक ऑनलाइन प्रोग्राम भी शुरू किया था, सवाल आपके जवाब हमारे, उसमें हम ना ऑनलाइन आके डॉक्टर से बात करते थे और हम लोगों को बोलते थे कि आप अपने क्वेश्चंस भेजो, व्हाट्सएप पे भेजो, पर्सनली पे भेजो। हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि मैं आपको क्या बताऊं, और इंटरनल क्वेश्चंस आते थे। आज भी हम लोगों को बच्चियां पूछती हैं बहुत ऐसे सवाल जो माओ से नहीं पूछती हैं, वो हमसे पूछती हैं, फिर हम उनका जवाब लेकर बताते हैं। मेरे को एक 8 साल की बच्ची मिली, वो चल रहा था, 9 साल की बच्ची थी, प्रोग्राम चल रहा था। वो बच्ची आफ्टर सेशन हमारे पास आती है और वो हमसे पूछती है कि मैम हमको पता चला है कि अगर किसी बच्ची को लड़की को पीरियड्स नहीं आता है तो इसका मतलब है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। तो मैंने बोला ये तुमको किसने बताया? तो मेरी मम्मी बोलती है और मेरा पीरियड्स 2 महीने से नहीं आया। तो क्या हम प्रेग्नेंट हैं? 9 साल की बच्ची। तो हमने बोला यार अब देखिए ये गलत इन्फॉर्मेशन कैसे स्प्रेड करता है। फिर हमने उससे पूछा कि कब आया, कैसे आया, फिर उसको बताया बेटा कभी कभी नहीं आता है। 9 साल की बच्ची के दिमाग में ये डर है, ये सवाल वो माँ से नहीं पूछ सकती है, तो हमें वो व्हाट्सएप करते हैं, फिर हम डॉक्टर से पूछते हैं अगर कुछ कॉम्प्लिकेसी है तो फिर उनको बताते। और ये चीज ना कभी कभी ऐसा होता है कि डर अंदर ही अंदर समा जाता है कि कहीं मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। लाइक अगर जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स भी आते हैं बहुत सारे बच्चों को और उनको पता नहीं रहता उन लड़कियों को, तो ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी के साथ अचानक से ऐसा क्या हो गया, वो बहुत पैनिक करने लगते हैं अनटिल एंड अनलेस कि उनकी मम्मियाँ या उनके जो भी है उधर फैमिली मेंबर्स उनको बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ ये जो चीज हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। और 10 में से 9 बच्चियों की माएं उनको तब बताती हैं जब उनको पीरियड्स आता है, आ जाते हैं। तो ये तो बेवकूफी है ना। हम पढ़े लिखे लोग हैं ना, हमें तो पहले बताना था। अब मैं आपको बताऊं कि पीरियड्स आने से पहले भी बॉडी अपने सिम्टम्स देता है और हर औरत को ये पता है कि ये पीरियड्स आने के लक्षण हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बच्ची को नहीं बताती है। जैसे आप देखिएगा कि लड़कों को सेक्स का एडुकेशन तब देना चाहिए जब उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जब उनका आवाज चेंज हो रहा होता है, जब उनकी दाढ़ी मूछ आ रही होती है, तब उनके पिता को चाहिए कि वो उनको बताए। मैं आपको बताऊं कि लड़कों को शायद अपनी मम्मी के साथ उतना कंफर्टेबल फील ना, लड़कों को नाइट फॉल हो जाते हैं जब वो बड़ा हो रहा होता है, लेकिन कोई पिता अपने बच्चे को नहीं बता। वो किससे पूछ रहा है? वो अपने दोस्त से पूछ रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगी, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कैसे होता है। यहीं पर बच्चे गलत कंटेंट देखते हैं और यहीं से बच्चों का पूरा सोच बदलता है, क्योंकि उनको जानना होता है। ये जो रेप होता है या ये आप देखिए, आप सुनिएगा कि 12 साल के बच्चे ने 10 साल की लड़की का रेप कर दिया। क्या हो रहा है? वो मोबाइल पे वो चीज देख रहा है जो उसको नहीं देखना था, वो गलत इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है और वो कर रहा है। तो सोशल मीडिया का रूल्स रेगुलेशन बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ भी वो रूल आना चाहिए कि 16 साल 17 साल से कम उम्र के बच्चे
कंटेंट नहीं देखें, और जो ऐसे कंटेंट हैं उन पे रोक लगानी चाहिए, तभी जाकर ये चीजें रुकेंगे। तो गलत इन्फॉर्मेशन तो स्प्रेड होता है, इसीलिए हम अवेयरनेस करते हैं, तो यही हमारा फॉर्मूला। तो नव अस्तित्व फाउंडेशन के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन एक चीज जो है वो जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत पॉपुलर है, साई की रसोई के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। हाँ। शायद वहाँ 5 रुपए में खाना मिलता है, भरपेट खाना मिलता है लोगों को। हाँ, और ये साई की रसोई के बारे में बताओ, ये मेरा ना दिल से जुड़ा हुआ काम है। इसको मैंने बहुत पब्लिसिटी नहीं किया कभी, मैंने बहुत ज्यादा इसका तामझाम नहीं किया। एक्चुअली जब हम 2018 में मैं हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट पढ़ रही थी, तो उस रिपोर्ट में ये लिखा था कि भारत में हर दिन 20 करोड़ लोग भूखे सो जाते हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा था। तो मेरे दिमाग में ये आया कि क्या हम जैसे कुछ सक्षम लोग मिलकर 50 लोगों को नहीं खिला सकते? तो मैंने बस यही सोचा था, और यही सोचकर 3 जून 2018 को, क्योंकि 2 जून को मेरे फादर की डेथ एनिवर्सरी होती है, तो मैंने ये सोचा था कि मैं उनके नाम से ही शुरू करूंगी, और मैंने किया भी, लेकिन वो 3 जून को हुआ। तो हमने जब शुरू किया था तो मेरा इंटेंशन था कि मैं खुद ही से घर पे जो छोटा मोटा कर पाऊंगी वो करूंगी। तो मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि पहले 1 महीने तक हर दिन का खाना मैंने खुद बनाया था, और ना 4 बार 5 बार मुझे चावल बनाने पड़ते थे, क्योंकि इतना बड़ा बर्तन नहीं हुआ करता था। 2-3 बार में सब्जियां बनती थी, और 100 लोगों का खाना मैं खुद ही तैयार करती थी। तो मतलब आप अकेले थे या आपके साथ और नहीं, कोई नहीं था। और मैं आपको मजेदार बात बताऊं, जिस दिन मैंने ये अनाउंस किया था कि मैं ऐसा कुछ करूंगी, तो सबने मेरा विरोध किया कि पागल हो गई हो क्या, पर डे कोई खाना खिला सकता है? और इतने सारे लोगों को? किसकी इतनी हिम्मत है? और तुम्हारे पास कोई स्टाफ नहीं है, कोई एसेट नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है। मैंने बोला अच्छा ठीक है ना, करते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बंद हो जाएगा। मैंने शुरू किया, और पहला 30 दिन मैंने खुद से खाना बनाया। मैं आपको अजीब बात बताऊं कि उस वक्त एक मंदिर था वहां हमारे एरिया में, हम वहीं पर खाना लेकर जाते थे, खिलाते थे। फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप इसको PMCH लेके जाइए, वहां बहुत नीड है। तो हम लोग फर्स्ट डे, मुझे याद है अभी भी, चावल और कद्दू दाल बनाकर लेके गए थे। इतनी भीड़ हुई थी, लोगों ने कहा ये बहुत अच्छा है। फिर हमने इसको कंटिन्यू कर दिया, लोग आए, डोनेशन मिले। मगर मजेदार ये था कि कोई स्टाफ नहीं, कोई आदमी नहीं था, कैसे करते, क्या करते, खुद से बनाते। फिर धीरे धीरे 1-2 करके लोग जुड़े, और जुड़ते जुड़ते एक ऐसा ग्रुप तैयार हो गया जिसने उसको आज तक बंद नहीं होने दिया है, और वो चल रहा है। जब शुरू के कुछ दिन हमने शुरू किया था, तो मीडिया वाले मेरे आए, उन्होंने कवरेज किया। तो मुझे जानने वाले लोग अब मुझे बताते हैं कि हमने सोचा था कि आप एक पब्लिसिटी स्टंट कर रही हैं, 2-4-10 दिन में थक जाएंगे, बंद कर देंगे। तो उन्होंने कहा, जब ये 50 दिन पूरा हुआ, तो उन्होंने कहा कि अरे ये 50 दिन हो गया, अब ये बंद कर देंगे। अच्छा, वो चीज दिमाग में इस वजह से है क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग पब्लिसिटी स्टंट ही इसको मतलब एज उसको लेकर चलते हैं। फिर वो 100 दिन पूरे हुए, जब तब लोग आज मुझे बताते हैं कि जब आपने 100 दिन क्रॉस कर दिया ना, तब हम लोगों को यकीन हो गया कि आप इसको बंद नहीं करेंगे। और आपको मैं बताऊं कि बहुत टफ काम है, पर डे खाना बनाना, और एक ही टाइम पर खाना पहुंचाना, और डोनर से रिक्वेस्ट करना। मैं हर महीने 500-500 रुपए की ऐसे भीख मांगती हूँ जैसे लगता है मेरे घर का खाना बन रहा हो, और लोग नहीं देते हैं। और मैं आपके पॉडकास्ट से बताना चाहती हूँ कि बहुत रुलाया है लोगों ने। ये सारे चैलेंजेस जो फेस कर रही हैं आप, वो बताइए। मैं खाना खिलाती जरूर हूँ, आज मेरे पास 5 स्टाफ की टीम काम करती है, लेकिन बहुत बहुत एलिगेशंस लगाए लोगों ने ये कहा कि मैंने 5 रुपए से मैं बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर रही हूँ, मैं इससे पैसा बना रही हूँ। लेकिन मैं आज आपको यहाँ इस पॉडकास्ट में बैठकर बता रही हूँ कि इस रसोई को चलाने के लिए मैंने अपनी कमाई से कितने पैसे लगाए, उसकी मैंने कभी गिनती ही नहीं की। सिर्फ इसलिए कि शाम के 6 बजे जब मेरे पास फोन आता है कि मैडम खाना नहीं आएगा क्या, तो मेरे अंदर एक अजीब सी एनर्जी आती है, और मैं फिर खड़ी होकर लोगों से पैसा डोनेशन मांगती हूँ, प्लीज यार कुछ तो दे दो, कैसे भी चला दो। जब कोई नहीं देता तो अपने हस्बैंड से मांगती हूँ। सबसे बड़ी बात, आप अपने लिए थोड़ी मांग रही हैं, उन लोगों के लिए लेकिन ये लोगों को ये नहीं लगता। और क्या है ना कि जैसे जैसे वो लंबा चल गया ना, 9 साल चल गया ना, तो अब लोगों के दिमाग में 2 बातें आती हैं कि क्या पता इनको इससे कुछ फायदा हो रहा हो। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी सिर्फ वो 200 लोग हैं जिनको
खाना खिलाना मेरे अंदर से आता है कि यार वो भूखे सो जाएंगे, इलाज कराने आए हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है। तो ये चल रहा है। और ये मैं टचवुड में यही बोलूंगी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इस रसोई की, जब भी मैंने थककर इस रसोई को बंद करने की कोशिश की, हाँ, जिस दिन मैंने ये डिसीजन लिया कि कल से नहीं, ठीक उसी वक्त, उसी दिन मुझे एक फोन आता है, जो फोन में ये बोला जाता है, कोई भी हो सकता है वो, कि अमृता जी कल का खाना मेरी तरफ से। आई डोंट नो कि ये ऊपर वाला मेरे से क्या करा रहा है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये रसोई बंद नहीं हो पा रही है। मैंने कई बार हिम्मत हारी है, लेकिन पता नहीं, साईं की मर्जी। और इसीलिए साईं की रसोई मैंने नाम भी रखा था कि भगवान की रसोई कभी खाली नहीं। भगवान भी तो जानते हैं ना कि मेरा बच्चा थक गया है, तो ठीक है, उसके हेल्प के लिए किसी को तो हम भेज दे, उसके बाद तो फिर मेरा बच्चा ट्रैक पर आ ही जाएगा। एग्जैक्टली। अभी लास्ट 29 जनवरी को मैंने अनाउंस किया था कि मैं बंद कर दूंगी, मैंने सभी डोनर को बोल दिया, लेकिन फिर 29 तारीख को मेरे को फोन आता है कि कल की रसोई हमारी तरफ से कराइए। फिर मैं चल रहा है, तो पता नहीं उनकी क्या मर्जी। तो अभी जैसे कि गैस सिलेंडर का इतना किल्लत हो रखा है, लोग परेशान हैं, तो साई की रसोई में कैसे काम चल रहा है फिर? बहुत दिक्कत हुई, शुरू के 5 दिन तो बंद करना पड़ा, बहुत दिक्कत हुई, बट इतने फोन कॉल्स आ रहे थे, मैंने जैसे तैसे अरेंज करके उसके से उससे इधर उधर करके, हालांकि धीरे धीरे चीजें अगर नॉर्मलाइज होंगी तो मुझे भी सिलेंडर मिलेगा, लेकिन हाँ भी चैलेंज तो है, सिलेंडर की किल्लत तो वाकई में है। आपको नंबर पर मिल जा रहा है अलग बात है, लेकिन साईं की रसोई जैसे वेंचर के लिए या होटलों में बहुत दिक्कत हो रही है।